हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी 2026 के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे, साथ ही आपके कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को भी डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। हर एक प्रश्न को हम डिटेल में इसलिए पढ़ते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं वो प्रश्न तो आपका उससे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही, और उसके आसपास से और कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसका भी आपका क्लियरेंस होता चले। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के बाद 10 मिनट 5 मिनट हम एक क्वेश्चन पे लगाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके आसपास से और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चले। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनसे ज़रूर जुड़िएगा। 100% आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। अब क्योंकि टाइम अभी कम है, अभी नया पढ़ने का कुछ टाइम है नहीं, तो आप क्या करिए, जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए, साथ ही साथ एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालाइज भी करिए। ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिए बस फ्री, देख लिए कितने नंबर आ रहे हैं, फिर बोलेंगे कि हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे। नंबर ऐसे नहीं बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट दीजिए, फिर देखिए कि कहाँ पे कमी रह रही है, उस कमी पे वर्क करिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका स्कोर का सुधार होगा, नंबर में सुधार होंगे। तो ये प्रक्रिया फॉलो करिए, रिवीजन का, प्रैक्टिस का और मॉक टेस्ट का। और साथ ही जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अभी तक लगभग हम 600 से प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, 600-700 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड वहाँ पे बातें की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी क्लासेस अपलोड की जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। किस प्रकार के भोजन को रक्षा करने वाले भोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड और प्रोटीन। बताइए किसको रक्षा करने वाला, यहाँ पे जो सुरक्षित करता है, रोगों से रक्षा करता है हमारी बॉडी को, उसको किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। प्रोटीन क्या होता है, ये निर्माणकारी होता है। क्या होता है? निर्माणकारी होता है, यानी ये निर्माण करने का काम करता है। जो चोट फोट लगती है तो उसको रिकवर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। लेकिन जो विटामिन होता है ना, विटामिन ये हमारी बॉडी को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करता। जितने भी विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन जो भी रोग हैं, रोग हमारे बॉडी को होते हैं, उनसे रक्षा करने का काम ये करते हैं। तो ये क्या करते हैं? विटामिन रक्षा करने का काम करते हैं रोगों से हमारी बॉडी का। ठीक है, अब विटामिन होते क्या हैं? तो विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। अगर हम किताबी भाषा में बोलें तो विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि हमारे बॉडी को ऊर्जा तो नहीं देते, एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं उनमें ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं। साथ ही विटामिन हमारी बॉडी में अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित नहीं होते, अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं और रोगों से रक्षा करने में मदद करते हैं। एक चीज़ और है, हमारे बॉडी में कभी भी विटामिन का पाचन नहीं होता। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में विटामिन का पाचन कभी भी नहीं होता है। और जब भी कोई भोजन है ठंडा हो गया, हमने सुबह खाना बनाया, 1 घंटे बाद वो ठंडा हो गया, तो हम क्या करते हैं? चलो खाने को गर्म कर लेते हैं। और जब भी फूड को गर्म किया जाता है तो उसमें जितने भी विटामिन प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, भोजन को गर्म करके, इसीलिए बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि भोजन को गर्म करके आप मत यूज करिए, क्योंकि जब भी भोजन को गर्म किया जाता है तो उसमें जितने भी विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विटामिन की, अब विटामिन तो हमने इतना पढ़ लिया, तो बताइए विटामिन की खोज किसने की है? तो विटामिन की खोज की है हॉपकिंस ने। किसने की है? हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की है। ठीक है, अब विटामिन शब्द का प्रयोग किस वर्ष में किया गया? तो विटामिन शब्द का
का प्रयोग 1911 में, और किया किसने? सी फंक ने किया है। किसने किया है? सी फंक ने किया है। अब देखिए, विटामिन तो हो गया, विटामिन के बारे में तो पता चल गया, लेकिन विटामिन भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलने वाले विटामिन, और एक होते हैं वसा में घुलने वाले विटामिन। यानी विटामिन को कुल मिला के दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, जल में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले। जल में घुलने वाले विटामिन दो ही होते हैं, एक होता है विटामिन बी, पर यह पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। और एक होता है विटामिन सी, यानी कुल मिला के विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं। और कीड़े में क्या आ जाएगा? KEDA। तो जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, ये कैसे होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, ये वसीय ऊतकों में संचित होते हैं। तो देखिए, जो जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होते हैं, इनको हमको पर डे लेना चाहिए भोजन में, इनको पर डे भोजन के साथ लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो ये यूरिन के साथ बॉडी से बाहर हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? यूरिन के साथ बॉडी से बाहर हो जाते हैं। जबकि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिसको कीड़ा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये वसीय ऊतक में जो फैट होता है, फैटी टिश्यू होता है, क्या? फैटी टिश्यू जो होता है, तो ये वसीय ऊतकों में क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वसीय ऊतक में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जल में घुलनशील विटामिन को पर डे कंज्यूम करना होता है भोजन के साथ, और वसा में घुलनशील विटामिन को पर डे लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और मानव शरीर में अगर बात करें कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से जो विटामिन हैं वो बनाए जाते हैं, तो विटामिन के और विटामिन डी, ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो कि मानव शरीर में बनते हैं, अपने आप ये बनते हैं। और विटामिन को क्या कहा जाता है? तो इसको रक्षात्मक खाद्य, इसको बोला जाता है, रक्षात्मक खाद्य पदार्थ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रोगों से रक्षा करने का काम करता है। तो ये हो गए कुछ चीज़ें विटामिन के बारे में। हाँ, एक प्रश्न और पूछा जाता है विटामिन से कि मुख्यतः टोटल कितने प्रकार के विटामिन होते हैं? तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 13 प्रकार कैसे? 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं। तो देखिए, बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन 4 नहीं होता, विटामिन B5, फिर विटामिन B6, विटामिन B7, फिर 8 नहीं होता है, विटामिन B9 और विटामिन B12। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने प्रकार के विटामिन होते हैं? 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। और ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। और बाकी इस प्रश्न के अगर आंसर की बात करें, तो यहाँ अभी हमने पढ़ लिया कि रक्षा करने वाले भोजन के रूप में किसको वर्गीकृत किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एवियन इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है ना, ये बेसिकली वायरस के कारण होता है। हालांकि हम दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, वायरस के कारण होने वाले रोग भी पढ़ चुके हैं, और बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण भी होने वाले रोग हम पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार यहाँ पे जस्ट रिवीजन कर लेते हैं वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। तो यहाँ पे हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रोग रहेगा, और यहाँ पे रहेगा किस वायरस के कारण होता है, और यहाँ पे उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कौन से ऑर्गन जो हैं वो इफेक्ट होते हैं इससे, ठीक है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं एड्स। जो एड्स होता है, ये वायरस के कारण होने वाला एक रोग है, ठीक है। और ये किस वायरस से होता है? तो ये HIV वायरस से होता है, और ये प्रभावित किसको करता है? टी लिम्फोसाइट को ये प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। यानी जो टी हेल्पर सेल होती है ना, उसको ये मार देता है, जिससे कौन से वायरस आ रहे हैं, कौन सी बीमारी हो रही है, किस बीमारी के वायरस आ रहे हैं, टी हेल्पर सेल क्या कहती है, उसको हेल्प करती है, पहचानने में मदद करती है। तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल को ही मार देता है ये जो HIV वायरस होता है। दूसरा है डेंगू रोग। दूसरा क्या है? डेंगू,
ठीक है। तो बताइए डेंगू किसके कारण होता है? ये भी एक एडीज मच्छर होता है, एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और इसके वायरस का नाम क्या है? डेंगू वायरस। इसके वायरस का नाम क्या है? डेंगू वायरस है। तो ये डेंगू वायरस के काटने से होता है। और इसमें क्या होती हैं? प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं। क्या प्रभावित होती हैं? प्लेटलेट्स इसमें प्रभावित होती हैं। एक मिनट। ठीक है, प्लेटलेट्स इसमें क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। दो प्लेटलेट्स आपस में जुड़ जाती हैं और एक बना देती हैं। अब जैसे जब ये ऐसे ही जुड़ती जाएंगी जुड़ के एक बनाती जाएंगी, तो इसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेंगू, जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है। और तीसरा क्या है? तीसरा है जीका। जीका किसके कारण होता है? तो जीका भी जीका वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीका वायरस के कारण होता है। ठीक है। इसमें प्रभावित क्या कौन सा ऑर्गन होता है? तो इसमें ब्रेन प्रभावित होता है। दूसरा आ जाते हैं चिकन पॉक्स। ठीक है, दूसरा किस में आ जाते हैं? चिकन पॉक्स में। अब बताइए चिकन पॉक्स का यहाँ पे, अब बताइए चिकन पॉक्स में कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स होता किसके कारण है? तो बैरिसेला जोस्टर के कारण होता है। बैरिसेला जोस्टर के कारण ये होता है। ये वायरस का नाम है बैरिसेला जोस्टर। और ये इसमें क्या होता है? त्वचा प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? त्वचा। ऐसे ही होता है स्मॉल पॉक्स। क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बैरिएला जोस्टर के कारण होता है। किसके कारण? बैरिएला जोस्टर के कारण होता है। और बैरिएला जोस्टर के जो वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है, इसमें भी क्या प्रभावित होती है? त्वचा। यानी चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों में त्वचा प्रभावित होती है। एक और वायरस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है जिसको बोलते हैं निपाह। निपाह किसके कारण होता है? निपाह वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? निपाह वायरस के कारण होता है। और इसमें श्वसन अंग प्रभावित होता है। कौन सा अंग? श्वसन अंग प्रभावित होता है। जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो प्रभावित होते हैं। एक लास्ट देख लेते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में। किसके बारे में? स्वाइन फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू होता किसके कारण है? तो ये H1N1 वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? H1N1 वायरस के कारण होता है। और ये एक प्रकार का क्या है? जूनोटिक डिसीज है। कैसा डिसीज है? जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज मतलब होता क्या है? जो एक जीव से दूसरे जीव में ही फैले, उसको क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। और इसमें भी क्या प्रभावित होता है? तो इसमें भी श्वसन अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम काफ़ी सारे 1 2 3 और 4 5 6 7 हमने 7 वायरस से होने वाले रोगों के बारे में भी पढ़ लिया, और वो कौन से वायरस के कारण होते हैं वो भी पढ़ लिया, और उनसे कौन सा ऑर्गन इम्पैक्ट होता है, कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है उसके बारे में भी पढ़ लिया। क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको मैंने आपको 2 बार पढ़ा भी चुकी हूँ पहले भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक तौर पर क्या है? स्टेरॉइड है, प्रोटीन है, वसा है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है? बताइए इंसुलिन हार्मोन एक रासायनिक तौर पे क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन प्रथम ऐसा, सॉरी वसा नहीं होगा यहाँ पे, प्रोटीन होगा। तो इंसुलिन हार्मोन पहला एक ऐसा प्रोटीन है जिसके क्रिस्टल प्रयोगशाला में पहली बार पाए गए हैं। जिसके जो क्रिस्टल हैं वो प्रयोगशाला में तथा कृत्रिम रूप से भी संश्लेषित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये पहला क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, और इससे प्रश्न देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये PYQ है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एवं वेस्ट ने। किसने की थी? बेंटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, और इंसुलिन जो होता है वो 2 श्रृंखला से मिलके बना होता है। अब 2 श्रृंखला में आते क्या क्या हैं? तो 2 श्रृंखला में एक आता है अल्फा सीरीज, एक अल्फा श्रृंखला होता है, और एक होता है क्या? बीटा श्रृंखला। तो ये दोनों श्रृंखलाओं से मिलके बना होता है। और ये दोनों जब जुड़ती हैं ना, दोनों श्रृंखलाएं जुड़ के क्या बनाती हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती हैं, जिसमें से अल्फा श्रृंखला जो होता है ये 21 अमीनो एसिड का निर्माण करता है, और जो बीटा श्रृंखला है ये 30 अमीनो एसिड, ए मतलब अमीनो एसिड का निर्माण करती हैं। अब देखिए कुछ और बातें इंसुलिन हार्मोन के बारे में।
कि जो इंसुलिन होता है ना, ये क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब जब इंसुलिन ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है तो ये करता क्या है, तो ये क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारे उपयोगी के अलावा जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। इसीलिए बोलते हैं इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करने का काम करता है। क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करने का काम करता है, मतलब ग्लाइकोजन का निर्माण करवाता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करता है, जिसको बोलते हैं कि ये यानी संदमित करता है, रोकता है। ठीक है, तो जो इंसुलिन होता है बेसिकली क्या काम करता है, ग्लाइकोजेनेसिस का काम करता है, यानी ग्लाइकोजन का क्या करता है, निर्माण करता है या फिर फॉर्मेशन करता है। अब जब इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है तो इंसुलिन की कमी और अधिकता से भी कुछ रोग होते होंगे। तो जब भी इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी इंसुलिन जब अल्प मात्रा में हमारी बॉडी में स्रावित होगा तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसूरिया। अब देखिए ग्लाइकोसूरिया में होता क्या है, ग्लाइकोसूरिया में ये होता है कि जब इंसुलिन कम मात्रा में हमारी बॉडी में आता है तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़्यादा बनेगा तो जिससे जब यूरिन निकलेगी तो यूरिन के साथ क्या होता है, ग्लूकोज भी बाहर निकलता है। जब इससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा लगभग क्या हो जाती है, ग्लाइकोसूरिया जो बीमारी होती है इसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 180 mg/dl से ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, 180 mg/dl से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और एक और बीमारी हो जाती है इंसुलिन की कमी से, जिसको मधुमेह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मधुमेह या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर लॉस ज़्यादा होता है। जो रोगी होता है मधुमेह का उसमें वाटर लॉस ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी क्या होता है, वह सिक्रेट होता है, यूरिन के साथ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीयूरिया। क्या बोला जाता है, पॉलीयूरिया बोला जाता है। इसमें यूरिन के साथ वाटर ज़्यादा लॉस होता है, जिससे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। अब मान लीजिए जब इंसुलिन की कमी से रोग हो रहा है, तो जब इंसुलिन अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में स्रावित होगा तब क्या होगा। अब अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो ये सारे ग्लूकोज को किस में बदल देगा, सारे ग्लूकोज को बदल देगा ग्लाइकोजन में। तो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ही कम हो जाएगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। ये एक बीमारी है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है क्योंकि सारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। तो इससे तंत्रिका भी प्रभावित होता है, जो नर्वस सिस्टम है ये प्रभावित होता है। साथ ही नेत्र में जो रेटिना होते हैं, रेटिना प्रभावित होता है, और उसके अलावा ब्रेन इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है इसमें ग्लूकोज का स्तर इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है, लगभग कितना हो जाता है, 90 से लेके 110 mg तक हो जाता है, mg/dl तक हो जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी, इतना शुगर लेवल होना चाहिए नॉर्मल, तो इससे भी कम हो जाता है। 90 से लेके 110 mg/dl इतना शुगर लेवल होना चाहिए, 110 या 100 बोल सकते हैं, लेकिन इससे भी कम हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, नेत्र का रेटिना प्रभावित होता है, और रेटिना के साथ साथ ब्रेन भी प्रभावित होता है, जिससे देखने में समस्या आती है, बॉडी को मैनेज करने में समस्या आती है, बॉडी में ऐंठन भी होती है। ठीक है, तो ये सब किसकी कंडीशन होती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती हैं। देखिए इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक रोग होता है इंसुलिन की अधिकता। इंसुलिन की अधिकता यानी जो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। तो हाँ, यहाँ पे हमने देख लिया है कि इंसुलिन हार्मोन रासायनिक तौर पे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने क्या सुझाव दिया, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में असमान होते हैं, परमाणु अविभाज्य है और अविनाशी था, एक परमाणु में एक नकारात्मक रूप से आवेशित गोला होता है और इसे इलेक्ट्रॉन का अंतः संबंध होता है, पृथ्वी पर परमाणु का कोई भी महत्व नहीं होता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने कब, लगभग 1803 में, कब 1803 में ये बताया, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है ना, जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ या तत्व, ये क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कण से मिलके बने होते हैं। और इस सूक्ष्म कण को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है या तत्व होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कण में कणों से मिलके बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अब ये जो परमाणु होता है ये एक प्रकार का सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। जब ये सूक्ष्मतम कण होता है तो इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो परमाणु होता है उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। और जो कोई भी तत्व है ना, मान लीजिए ये पदार्थ है या तत्व है, तो इसके जितने भी परमाणु होंगे ये भार में भी समान होंगे, आकार में भी समान होंगे, और इनका जो गुण होता है गुण भी समान होगा। सारी चीज़ें समान होंगी, भार समान होगा, आकार समान होगा, और इनका गुण भी क्या होता है, समान होता है। परमाणु अपनी मूल अवस्था को बनाए रखते हैं, मेन जो ओरिजिनलिटी होती है उनको वो बनाए रखते हैं। इनका केवल क्या हो सकता है, एडिशन यानी संयोजन हो सकता है, वियोजन हो सकता है यानी ये वो कर सकते हैं, वियोजित हो सकते हैं, या फिर इनका रीअरेंजमेंट हो सकता है, पुनर्व्यवस्थापन हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, पुनर्व्यवस्थापन। पुनर्व्यवस्थापन हो सकता है, लेकिन इनको नष्ट या फिर बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी परमाणु होते हैं वह कैसे होते हैं, अविनाशी होते हैं। कैसे होते हैं, अविनाशी होते हैं, यानी इनको ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता। ये तो डाल्टन ने बताया। अब बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर मैच खा रहा, ऋणात्मक धनात्मक की बात इन्होंने की ही नहीं है। यहाँ पे नकारात्मक ना, ये नहीं बताया है, कोई महत्व नहीं है ये भी कहा। इन्होंने बताया है कि परमाणु अविभाज्य है और अविनाशी है, यानी ना उसको विभाजित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 4 प्रश्न पढ़े, लेकिन 4 प्रश्नों के माध्यम से गारंटी है कि 15 से लेके 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पे हो गई है। ठीक है, 20 मिनट में 15 से लेके 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे पूछा है, 5वां प्रश्न है कि किस तत्व का रासायनिक चिन्ह OS होता है, ऑस्मियम का, ऑक्सीजन का, ऑग्नेशियम का, या फिर ऑग्नेशियम का। किसका रासायनिक तत्व रासायनिक जो चिन्ह है वो OS होता है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ए, क्योंकि ऑस्मियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, OS होता है, ऑक्सीजन का O होता है, ऑग्नेशियम का OG होता है, और ये कोई तत्व का नाम ही नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल निकायों में तैरते हुए जानवर हैं और वे बहते या धाराओं द्वारा ले जाए जाते हैं, केवल जूप्लैंक्टन, केवल नेक्टन, जूप्लैंक्टन और नेक्टन दोनों, ना तो जूप्लैंक्टन ना ही नेक्टन। बताइए क्या होते हैं, तो देखिए जू प्लैंक्टन्स जो भी होते हैं, जितने भी जू प्लैंक्टन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये धारा के बहाव के दिशा में ही जा सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये कभी भी नहीं जा सकते, यानी धारा के विरुद्ध ये कभी भी नहीं तैर सकते। जबकि जो नेक्टन्स होते हैं, नेक्टन जैसे इसमें क्या आ जाएंगी, मछलियाँ आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, मछलियाँ, जितनी भी मछलियाँ हैं ये नेक्टन्स में आ जाएंगी। साथ ही वेल भी क्या है, ये भी नेक्टन्स में आ जाएगा, मैमल्स में आता है लेकिन ये भी नेक्टन्स में आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ये सक्रिय रूप से तैर सकते हैं, यानी एक्टिवली ये क्या कर सकते हैं, धारा के विरुद्ध भी तैर सकते हैं। इनको बहने के लिए, तैरने के लिए धारा की ज़रूरत नहीं होती है। केवल और केवल जो प्लैंक्टन्स यानी जो छोटे प्राणी होते हैं उनको तैरने के लिए धारा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन या फिर सिलिकॉन। कौन सा पदार्थ है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है या नष्ट करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। जो क्लोरीन होता है ना, ये क्या करता है, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाता है। विशेष करके इसमें जो CFC होता है यानी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्लोरीन जो होता है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जब नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ का गलनांक डैश डैश है, कम हो जाता है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या अनंत हो जाती है। बताइए क्या होता है। तो जब भी हम नमक को बर्फ के साथ मिलाते हैं तो जो बर्फ का गलनांक होता है ना, वो हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इसको कहा जाता है। इसी कारण जो कुल्फ़ी वाले होते हैं, देखते हैं ना, हमेशा वो बर्फ़ के साथ नमक मिलाते हैं। नमक मिलाने से होता क्या है, जो बर्फ़ होता है ना और अधिक ठंडा हो जाता है। क्या होता है, और अधिक ठंडा हो जाता है, लेकिन उनका जो गलनांक होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और उन्हें डैश डैश में परिवर्तित करते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, अमीनो अम्ल या फिर ग्लिसरॉल। बताइए किस में परिवर्तित करते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, पौधे मिट्टी से क्या लेते हैं, नाइट्रेट लेते हैं। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, NO3। अब जब ये लेंगे, नाइट्रेट लेते हैं, तो आयन को अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं। यानी जो भी नाइट्रेट आयन होता है, इसको ये क्या करते हैं, अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं। नाइट्रेट का फॉर्मूला NO2 हो जाएगा। नाइट्राइट में बदलने के बाद एंजाइम की मदद से ये नाइट्राइट क्या होता है, आगे अमोनिया में यानी NH3 में बदल जाता है। और अमोनिया से क्या करते हैं, पौधे अमीनो एसिड बनाते हैं। तो लास्ट में क्या बनता है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी मिट्टी से पौधे क्या किए, नाइट्रेट लिए। अब नाइट्रेट आयन को अवशोषित करने के बाद उसको बदले नाइट्राइट में। नाइट्राइट के बाद वो किस में, एंजाइम की मदद से बदल गया अमोनिया में। और अमोनिया से प्लांट उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अमीनो एसिड में फाइनली उपयोग के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CFC कार्बन यौगिक है जिनमें डैश डैश दोनों होते हैं, जो बहुत स्थिर होते हैं और किसी भी जैविक क्रिया से अवक्रमित नहीं होते हैं। क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरोफॉर्म और फ्लोराइड, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट फ्लोरोसेंट बैक्टीरिया, क्लोरीन और मैग्नीशियम। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए, CFC से ही क्लियर हो गया। CFC का नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही क्लियर है कि इसमें क्लोरीन होता है और फ्लोरीन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी ये ऐसे कार्बन होते हैं या ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों तत्व होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्थिर होते हैं, किसी भी जैविक क्रिया से अवक्रमित नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश डैश का विन्यास आयनिक बंधों के निर्माण को निर्धारित करता है। अणु, जाली, परमाणु या फिर आयन। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, इसमें धन आयन और ऋण आयन जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, त्रिआयामी जाली का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, त्रिआयामी जाली का निर्माण करते हैं, जिसको क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। और इसमें ये व्यवस्थित होते हैं। इसी व्यवस्था से जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाली यानी लैटिस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाम से ब्राजील में प्रवासी कृषि या स्लैश और वर्ण कृषि को जाना जाता है। रोका, कंपाइल, लदांग या फिर कैनिंग। बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो प्रवासी कृषि या स्लैश कृषि होती है, ये होती क्या है, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, आज पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, देखिए, एक ज़मीन होती है, एक मृदा होती है, वहाँ पे कुछ वर्षों तक वहाँ पे खेती की जाती है, लेकिन कुछ समय बाद जब वहाँ की उर्वरकता ख़त्म हो जाती है तो क्या करते हैं, दूसरी जगह पे खेती करने लगते हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग खेती बोला जाता है। अब इसमें कुछ जो भी झाड़ियाँ होती हैं उनको काट के वहाँ पे स्लैश किया जाता है, यानी वर्ण किया जाता है। फिर उसकी जो राख होती है ना, वो क्या करती है, उर्वरक का काम करती है, खाद
का काम करती है। और जब वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है तो वहाँ पे कुछ वर्ष तक खेती करेंगे, और जब भी उपज कम होने लगेगी यानी उर्वरकता खत्म होने लगेगी तो फिर नई ज़मीन पे चले जाते हैं। इसी को और किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती। हमारे जो उत्तर पूर्व भारत है ना, वहाँ पे इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है, और साथ ही वेवर नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश के कुछ भागों में। और इसको यहाँ पे पूछा है ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्राज़ील में इसको रोका नाम से जाना जाता है। और बाकी इंडोनेशिया या फिर मलेशिया बोल लीजिए, तो मलेशिया में इसको लदांग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में कितने लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल तक नहीं पहुंच नहीं है? 534 मिलियन, 1 बिलियन, 783 मिलियन या फिर 2.3 बिलियन। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 783 मिलियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग का उपचार है? परक्यूटेनिस कोरोनरी इंटरवेंशन, कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग, हार्ट वाल्व सर्जरी या दिए गए सभी विकल्प। तो देखिए पीसीआई जिसको बोलते हैं परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, इसमें क्या होता है, जो भी धमनी होती है, धमनी में जो ब्लॉकेज होता है ना उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, धमनी का जो ब्लॉक होता है, जो भी ब्लॉकेज होता है उसको खोलने के लिए इसमें स्टेंट लगाया जाता है। इस ट्रीटमेंट को पीसीआई के नाम से जाना जाता है। कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो इसमें जितनी भी अवरुद्ध धमनियाँ होती हैं ना, अवरुद्ध धमनियों से बाईपास कर दिया जाता है, बाईपास सर्जरी कर दी जाती है। यानी मान लीजिए यहाँ पे धमनी में रुकावट है, कुछ फैट वगैरह जमा है, तो धमनी को यहाँ से कट करेंगे, एक नली लगाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरब्रिज जो बनता है ना, बाईपास बनता है ना कि नीचे भीड़ है तो ऊपर ऊपर चले जा, इसी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। हार्ट वाल्व सर्जरी, ये भी जब क्या होता है, खराब हो जाती है हृदय के वाल्व या संकुचित हो जाते हैं तो उनकी मरम्मत किया जाता है या फिर उसको रिप्लेस किया जाता है। क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। तो कुल मिला के ये जो तीनों हैं, पीसीआई और सीएबीजी और हार्ट वाल्व सर्जरी, ये तीनों हृदय रोग का उपचार करते हैं। ठीक है, तीनों क्या हैं? हृदय रोग के उपचार से संबंधित हैं। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्नों की संख्या पे मत जाइएगा। ये देखिए हमने शुरू में 4 प्रश्नों में ही लगभग 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। तो ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं ना, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम से लिया गया है या फिर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज जरूर फॉलो करिएगा। प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस में डाली है, वहाँ से जाके आप सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन भी डाला है, और वहाँ से आप अपने एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।